Hello, good morning students. Today we will discuss about errors in quantitative analysis. ये मेरा तीसरा लेक्चर है इसके अंदर। और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यथार्थता क्या होती है और यथार्थता किस तरह से त्रुटि से रिलेटेड है। इसी तरह से परिशुद्धता के बारे में अपन ने जाना कि परिशुद्धता विचलन के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। यथार्थता और परिशुद्धता में क्या अंतर है इसके बारे में भी अपन ने जाना। आज इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये चित्र एक निशानेबाज के द्वारा लगाए गए निशानों को दर्शाता है। और इस चित्र के अंदर जो ए निशानेबाज है उसने अपने सारे निशाने जो हैं वो बिल्कुल केंद्र पर लगाए हैं, बीच में लगाए हैं, और इसीलिए उसको हम कहते हैं कि उसने जो भी निशाने लगाए हैं वो सब यथार्थ हैं, यानी एक्यूरेट हैं और उसमें त्रुटि नहीं है। फिर उसके बाद में जो बी निशानेबाज है वो बी निशानेबाज ऐसा है कि उसने जो भी निशाना लगाया, जिसे हमने क्रॉस के द्वारा दर्शाया गया है, वो अलग अलग जगह जो है निशाना लगा है। इसका मतलब वो न यथार्थ है न परिशुद्ध है। लेकिन जो सी निशानेबाज है वो परिशुद्ध है। क्यों? क्योंकि उसका जो निशाना है वो बारंबार रिपीट हो रहा है और एक ही जगह लग रहा है, लेकिन जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगा। तो ये निशानेबाज जो है उसने जो निशाना लगाया, जहाँ लगाना था वहाँ नहीं लगाया, लेकिन उससे थोड़ा दूर लगाया, लेकिन हर बार एक ही जगह लगाया, मतलब पुनर्उत्पादकता को दर्शा रहा है, रीप्रोड्यूसिबिलिटी। तो इसलिए ये जो सी निशानेबाज है इसका निशाना परिशुद्ध कहलाएगा। और ये जो निशाना है वो जो आपका जिसको कहते हैं अपन ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा डेविएट हो रखा है, तो उसमें से अगर इसको घटा लें तो वो विचलन आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए यथार्थ है क्योंकि उसने जहाँ लगाना था ट्रू वैल्यू यानी केंद्र बिंदु पर ही निशाना लगाया। सी परिशुद्ध है क्योंकि उसने निशाना लगाया जो कि बारंबार एक ही जगह लगा, लेकिन जहाँ लगाना था उससे थोड़ा सा विचलित होकर लगा। और बी निशानेबाज ऐसा है जिसका निशाना हर बार अलग अलग जगह लगा, तो वो न तो यथार्थ है ना ही वो परिशुद्ध है। तो इस तरह से हम ये जो चित्र है वो बहुत अच्छी तरह से बताता है यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है और किस तरह से हम उसको ज्ञात करते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि जब समानांतर माध्य तथा अत्यधिक संभाव्य मान जो है एक हो जाएं तो हम यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है कि जब हम सूत्र लिखते हैं तो सूत्र के अंदर हम एरर को कैसे डिफाइन करते हैं, ओ माइनस टी यानी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और हम किस तरह से जो है विचलन को डिफाइन करते हैं, डेविएशन इक्वल टू ओ माइनस एम, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। यहाँ ये जो वाक्य लिखा हुआ है कि जब समांतर माध्य तथा अत्यधिक समांतर माध्य यानी मीन और ट्रू वैल्यू एक जैसी हो जाए तब हम कह सकते हैं कि हमारा माप यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। ये जब हमने दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा था तब इसको डिस्कस किया था अपन ने। उसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दर्शाया गया है जो आपको बताएगा कि किस तरह से हम इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि किसी यौगिक एक्स वाई में वाई की प्रतिशत मात्रा दी हुई है और हमको माध्य विचलन निकालना है और अपेक्षित माध्य विचलन निकालना है। यानी ये परिशुद्धता के बारे में है कि विचलन जो है वो परिशुद्धता से रिलेटेड होता है। तो ये जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर सबसे पहले अपन को मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डेविएशन के लिए अपन को मीन वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो अपन पहले क्या करेंगे, जो तीनों वाई की प्रतिशत मात्रा है उनको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर ये कितना आया, 72.94। अब चूँकि ये 3 मान हैं इसलिए इसको 3 से भाग दे देंगे तो माध्य मान आ जाएगा, और माध्य मान आ गया 24.313। अब ये जो 24.313 है उसमें से हर प्रेक्षित मान को अपन को घटाना है। तो घटाने पर हमारे पास में विचलन आ गया 0.077, 0.123, 0.047। तो ये जो मान हैं ये सारे विचलन के मान हैं। D इक्वल टू
y माइनस वाई बार। वाई बार हमेशा बार जहाँ लग जाता है मतलब वो माध्यमान है, यानी o माइनस m है ये। और इन तीनों को जोड़ लिया हमने, जोड़ने के बाद में इनका माध्य विचलन निकाल लिया। तो माध्य विचलन कितना आ गया, तीनों को जोड़ने पर 0.247, उसमें 3 का डिवाइड देने से 0.082। तो ये विचलन का मान है। और अगर हमें आपेक्षिक माध्य विचलन निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी आपका डेविएशन आया है उसको मीन वैल्यू से भाग दे के 100 से गुणा कर देंगे। सो d/m इंटू 100 विल बी इक्वल टू 0.337, दैट मीन्स 0.3%। तो इस तरह से हम ये माध्यमान और आपेक्षिक माध्य विचलन निकाल सकते हैं। तो विचलन का ये फॉर्मूला था। इसी तरह से दूसरा जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपको बता रहा है कि इसमें हमको त्रुटि निकालनी है, निरपेक्ष त्रुटि भी निकालनी है और प्रतिशत आपेक्षित त्रुटि भी निकालनी है। तो यहाँ पर हमें उसके लिए एक ज़रूरत पड़ेगी, वो है t, और वो आपको दे रखा है। जो हमने माध्यमान निकालना था वो था 24.313, लेकिन ये जो ट्रू वैल्यू अपन को दी है वो है 24.36%। तो हमारे पास चूँकि अब ट्रू वैल्यू है तो हम एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं, वो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करके हम जो है एरर निकाल सकते हैं। और एरर के बाद में जो है प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि भी हम निकाल सकते हैं। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर 0.05 है माइनस में, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -0.21। तो ये इस तरह से किस तरह से हम त्रुटि को निकाल सकते हैं उसके जो है न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। और उसके बाद एक और उदाहरण दे रखा है। इस उदाहरण के अंदर हमें जो है क्या करना है, उपरोक्त प्रेक्षणों का आपेक्षिक माध्य विचलन व त्रुटि, यानी दोनों ही चीज़ें निकालनी है। अभी अलग अलग था, अब दोनों एक साथ दे दिया है कि आपको माध्य विचलन भी निकालना है और त्रुटि भी निकालनी है। तो माध्य निकाला तो ये 46.10 आ गया, उससे विचलन हमने निकाल लिया, फिर उसको जोड़ के हमने 3 का भाग दिया तो माध्य विचलन आ गया। उसको आपेक्षिक माध्य विचलन के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास में आपेक्षिक माध्य विचलन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें आपेक्षिक माध्य त्रुटि निकालनी है तो वो हो जाएगा मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू इन्होंने कहाँ पे दे रखी है, ट्रू वैल्यू दे रखी है इस फॉर्मूले में ट्रू वैल्यू दे रखी है 46.06 प्लस माइनस 0.02%, ये आपकी ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू में से हमने माध्य मान को घटा दिया, तो माध्य मान में से घटाने के बाद हमारे पास में जो है एरर आ गई, और एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपेक्षिक माध्य त्रुटि भी आ गई। अब प्रेक्षक जो 2 है उसके लिए भी हम इस तरह से निकालेंगे। ये प्रेक्षक 1 के लिए पहला अपन ने किया, प्रेक्षक 2 के लिए दोबारा किया, विचलन भी निकाला, माध्य विचलन निकाला, आपेक्षिक माध्य विचलन निकाला, और उसके बाद ठीक जैसे पहले माध्य त्रुटि निकाली थी और आपेक्षिक माध्य त्रुटि निकाली थी वो भी अपन ने निकाली। तो दोनों के लिए जब हम परिणाम निकालते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि जो पहला प्रेक्षक है, पहले प्रेक्षक द्वारा प्राप्त परिणाम यथार्थ और परिशुद्ध हैं, जबकि जो दूसरा प्रेक्षक है उसके परिणाम में असाधारण परिशुद्धता, यानी असाधारण परिशुद्धता का मतलब ये है कि सारे रिजल्ट एकदम करीब करीब हैं, जैसे 46.4, 46.44, 46.42। तो परिशुद्धता तो है लेकिन वो जो अपना ट्रू वैल्यू है उससे थोड़ा सा दूर है, क्योंकि हमारी ट्रू वैल्यू जो है वो है 46.06, तो उससे ये दूर है। तो जो निष्कर्ष हमारा निकलता है वो ये है कि पहले प्रेक्षक द्वारा प्राप्त परिणाम यथार्थ और परिशुद्ध हैं, जबकि दूसरे प्रेक्षक के परिणामों में असाधारण परिशुद्धता है परंतु यथार्थता कम है। तो इस तरह से दूसरे प्रेक्षक के परिणामों में एक नियत किंतु छोटी त्रुटि उपस्थित है, ऐसा प्रतीत होता है। अब यहाँ पर ये जो त्रुटियां हैं क्या क्या हो सकती हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि त्रुटि के लिए 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से, पहला निकाय, उसके बाद में उपकरण, तीसरा प्रेक्षणकर्ता खुद। तो या तो प्रेक्षणकर्ता में कुछ न कुछ कमी है, या तो वो थोड़ा सा महंगा है या उसको कम दिखाई देता है, इस वजह से वो निशाना गलत जगह पे लगा रहा है, या फिर उसके जो उपकरण है यानी निशाने में जो वो राइफ़ल यूज़ ले रहा है वो एकदम सही नहीं है, उसमें निशाना जो है दिखता क्या है और लगता क्या है
उसमें थोड़ी सी एरर हो सकती है उसके उपकरण में, और या फिर निकाय में क्या गड़बड़ हो सकती है, या तो कोई हवा चल रही है, हवा चलने से निशाना लगाने के बाद में उसका जो प्रक्षेपण है वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो तीनों ही त्रुटियां इसमें हो सकती हैं, तीनों ही तरह की, तीनों ही कारक इस त्रुटि को, कारक जो है वो त्रुटि को ला सकते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी मान अगर परिशुद्ध आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसमें जो विचलन आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो विचलन को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि जो भी मान हम निकालें वो परिशुद्ध भी हो और यथार्थ भी हो। जैसा कि हमने एक बार भी डिस्कस करके बताया कि एक तो निशाने पे लगे, केंद्र बिंदु पर लगे और एक ही जगह लगे, तो वो परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। तो यथार्थता और परिशुद्धता हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसके जो अलग अलग मैं कहता हूँ कि जो विभेद हैं वो भी हमको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। जैसे निरपेक्ष त्रुटि का माप है यथार्थता, परिशुद्धता विचलन का माप है, फिर यथार्थता निरपेक्ष होता है, विचलन हमेशा सापेक्ष होता है, फिर यथार्थता माप के सही होने का ज्ञान देती है, और परिशुद्धता पुनरुत्पादकता को, जैसा कि मैंने बताया बार बार एक ही जगह निशाना लग रहा है, वो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और एक और चीज़ मैं बताई थी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी में क्या फ़र्क है, पुनरावृत्ति और पुनरुत्पादकता में क्या फ़र्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हर यथार्थ मान परिशुद्ध हो सकता है, लेकिन हर परिशुद्ध मान यथार्थ हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद में दोनों का आपको फॉर्मूला लिखना है और ये चित्र बनाना है जो आज मैंने आपको समझाया है। तो जो कल अपन लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एरर, जो त्रुटियां हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल जो वाला जो लेक्चर है उसमें हम त्रुटि के बारे में अध्ययन करेंगे।